जय हिंद दोस्तों जी हाँ, 370 तो जीत गए लेकिन आप कश्मीर हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं, क्या मामला है, किस तरीके से है इस पूरे सिनारियो में और कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं जो काम आएंगे, इन सब के ऊपर हमने डिस्कशन करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से पहुँच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं उनके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। एनसीईआरटी का ये जो कंसेप्टर बैच है इसमें 500 रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ 500 रुपये प्रति माह आपकी फ़ीस है। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहे बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, 21 तारीख से यानी 21 जून से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री बैच के अंदर हम लोग मैं खुद आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसमें 5000 रुपीज़ फीस रखी है, लेकिन अगर आप 21 जून तक इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो 60% फीस आपको ऑफ हो जाएगी और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो जाएगी। दोस्तों, हमने पहले क्या किया था, लाखों रुपए फीस रखने की जगह या बहुत बड़ी फीस रखने की जगह छोटी छोटी फीस जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया ताकि बच्चा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट या छोटे छोटे अमाउंट्स देकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, 5000 रुपीज़ फीस है। अगर आप 21 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको उसके अंदर 60% का डिस्काउंट तक मिल जाएगा अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। 370 को तो उन्होंने जीत लिया, कश्मीर फतेह करना बाकी है और कश्मीर जीतने के लिए बहुत ज़्यादा इस समय पर ताकत लग रही है। कारण उसका समझिए, अगर आप पिछली कुछ क्रोनोलॉजी को देखें या पूरे के पूरे सिस्टम को देखें तो 370 हटने के बाद अगर आप देखते हैं तो 5 अगस्त 2019 को जैसे ही 370 हटा, पूरे तरीके से पूरा कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लद्दाख बनाया और ऊपर से जो जम्मू और कश्मीर है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ असलियत में काम ये किया था कि पहले बिफोर 2019 अगर आप देखते हैं तो 2019 या यूं कहें प्रिसाइजली कि 5 अगस्त 2019 से पहले कोई भी मामला होता था तो वहाँ सबसे पहले पुलिस होती, पुलिस के ऊपर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती जो काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस थी और भारत सरकार तक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच ही नहीं पाती। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में समझ रहे हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो राज्य सरकार है, ये बीच में इस तरीके से मौजूद थी कि पुलिस इसके अंडर में थी। तो भारत सरकार चाह कर भी सिक्योरिटी इश्यूज, जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज थे, जब तक उसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल AFSPA ना लगा हो तब तक इंडिया जो है वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और उसकी इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंडेंट रहता था। 370 हटने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये कि स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि यूनियन टेरिटरी की जो सिक्योरिटी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाय रूल बनाकर यानी सीधा कानून बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सीधे अपने हाथ में ले सकती है। हालांकि इसके इंटरनेशनल इशू रिलेशंस भी इसमें मैटर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का इश्यूज भी है, इसमें डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। दुनिया के अंदर जितने भी इस समय पर जियोपॉलिटिक्स से लेकर सब चीज़ें चल रही हैं, उन सब में ये इशू भी एक प्राइम इशू है इंडिया के लिए।
लेकिन क्या सिर्फ आर्टिकल 370 हटाना ही सॉल्यूशन था? तो देखिए, असलियत में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन यानी हटाना सिर्फ सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से आपने कानूनी बदलाव तो किए, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी देश यानी कंट्री के लिए और किसी भी सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको स्टेबिलिटी लाना। और वो जो स्टेबिलिटी है जो किसी भी देश को चाहिए या किसी भी सोसाइटी को चाहिए, उसमें असलियत में एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर ग्रुप्स यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहीं पर प्रॉब्लम है कि इस सोसाइटी, कश्मीर की सोसाइटी को स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए। नो डाउट यहां आप स्टेबिलिटी के नाम पर यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप इन लोगों का इतना ज्यादा करना चाहते हैं कि बहुत तेजी के साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरी चीजें लगातार डेवलप होती जाएं, लोगों की जेब में पैसा आए और जो लोग पिछले 3 दशक यानी 30 साल से गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद और बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन फील हो, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ें और इस आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें। अब प्रॉब्लम यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं आप कॉमन मासेस की इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उनको सही करना चाहते हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस यानी उनकी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, अगर आप उन्हें ठीक करेंगे, अगर आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस यानी उनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक करेंगे तो उसका बेनिफिट सीधा सीधा आपको ये होगा कि कहीं ना कहीं वो रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद को अपोज करना शुरू कर देंगे, उसके विरोध में जाएंगे। ये एक बिल्कुल ट्रू अप्रोच है, एक बिल्कुल सही अप्रोच है जो किसी भी सोसाइटी को असलियत में स्टेबल करने के लिए या उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होती है। यानी एक तरफ हमारी मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने या भारत सरकार ने एक काम ये किया कि उन्होंने 370 को हटाया, कॉमन मासेस को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ा, मेनलैंड इंडिया से डायरेक्टली जोड़ा, उसके इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ा ताकि लोगों के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले और कश्मीर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़े, यानी वहां पर संपन्नता आए, पैसा वैसा खूब दबा के आए। अब एक तरफ प्रॉस्पेरिटी की हम बात कर रहे हैं और लोगों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रॉब्लम यहां एक नेक्स्ट लेवल की ये आती है अच्छे से कि प्रॉस्पेरिटी की तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ इंडिया में मतलब कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, लेकिन एक इशू जो है वो कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन का है। अब ये जो कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन यानी उनको पुनर्वास करवाया जाए, उनको कहीं उस मेन स्ट्रीम कश्मीरी सोसाइटी में जो 30 साल पहले उन्हें निकाल दिया गया था, उनको दोबारा से वहां पर स्थापित किया जाए। 30 साल को अगर आप गिने तो उस समय जो बच्चे पैदा हुए होंगे, चाहे वो कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरी पंडितों के या कश्मीरी मुस्लिम्स के या कश्मीरी पंडितों के, तो जो बच्चे उस टाइम पर पैदा हुए होंगे वो सारे के सारे बच्चे इस टाइम पर 30 साल के आसपास हो चुके होंगे या 8-10 साल के भी होंगे, तो वो 30 से 40 की उम्र के होंगे। जो उस टाइम पर 20 के थे आज वो 50 साल के हो चुके हैं, यानी जो उस टाइम की यंग जनरेशन थी
वो आज 50 साल के आसपास की बूढ़ी जनरेशन की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है। वहीं अगर तीसरी तरफ हम देखें, जो उस टाइम पर जिनके हाथ में पूरा सोसाइटी और सिस्टम होगा, जो उस टाइम 40 से 60 की उम्र के थे, आज के दिन वो 70 से लेकर 90 यानी जा चुके होंगे। अब इसी को तो जनरेशन चेंज कहते हैं, इसी को तो पीढ़ी का बदलना कहते हैं। पीढ़ी के बदलने का सीधा मतलब ये है कि भैया असलियत में उस समय पर जो लोग मौजूद थे, वो या तो जिनके हाथ में पूरा सिस्टम था, जिनके अंडर में पूरी सोसाइटी थी, वो सारे के सारे या तो मर चुके हैं, खप चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और वो लोग जो 20 की उम्र में थे और जिन्होंने विनाश देखा था, उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी थी, और वो पिछले 30 साल के अंदर इंडियन आर्मी और आतंकवादियों की एक बैटल के बीच में उलझे खड़े हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बर्बादी देखी थी। ये सब लोग, और वो लोग जिन्होंने कभी खुशी देखी ही नहीं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बम धमाके दिखाई दिए, वो लोग इस समय पर कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों की भी वो 10 साल की, आज के दिन की 30 साल की पॉपुलेशन से लेकर, या 20 साल के यंग जनरेशन से लेकर, और 60 साल के लोगों वाली वो पॉपुलेशन है जो उस समय पर या तो उसके बाद पैदा होके आज के दिन 20 साल के हो चुके हैं, जिन्होंने किस्से कहानियों के अंदर कश्मीर में हुए अत्याचारों के बारे में सुना, या जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के थ्रू वहां होने वाले नरसंहार या जेनोसाइड्स को सुना, या फिर वो लोग जो कश्मीरी तो हैं लेकिन पढ़ लिख गए हैं और आजकल पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है सिस्टम को सुनने की, या कश्मीर के अंदर उन लड़कों की बात कर रहे हैं जो जेएनयू टाइप में पढ़ रहे हैं लड़के, या जिसे हम कहेंगे कि जो मेन लीड रोल में हीरो था उसकी बात कहें। तो शॉर्ट में समझकर देखिए, एक सोसाइटी वो है जिसने बर्बादी देखी है, दूसरे सोसाइटी वो है जिसने सिर्फ और सिर्फ परेशानी यानी प्रॉब्लम्स देखी है, और उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी स्टोरीज सुनी है कि भाई असलियत में हमारे साथ ये हुआ। स्टोरीज इन लोगों ने भी सुनी है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल बर्बादी देखी है, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां बरस रही हो और आप बीच में खड़े हुए हो, तो चाहे आप किसी पक्ष में हैं या किसी पक्ष में नहीं हैं, हर आदमी वहां डरा होता है, हर आदमी बर्बाद हालात में होता है, बर्बाद परिस्थितियों में, बर्बाद सिचुएशंस में होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताओ कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर जब इन्होंने इस पूरी जनरेशन ने, जिसने जो डिवाइड हो गई थी सोसाइटी में और 30 साल से रह रही है, वहां पर किसी भी तरीके की सोशल लिंक मौजूद रहा ही नहीं। उनके घरों के खंडर हैं, लेकिन उनके पड़ोसियों के बच्चे उनको एक एलियन की फॉर्म में देख रहे होंगे, या वो मुस्लिम्स आज के दिन इन कश्मीरी पंडितों को इस तरीके से देख रहे होते हैं, इस तरीके से कि जैसे इन कश्मीरी पंडितों की वजह से, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो वहां पर काम कर चुके हैं, इवन मेरे भाई जो कश्मीर के अंदर रह चुके हैं, वो लोकल कश्मीरीज से बात कर चुके हैं, तो लोकल कश्मीरीज के दिमाग में एक आर्गुमेंट ये भर दिया गया कि ये जो सारा ड्रामा है ये सिर्फ क्रिएट किया गया है कश्मीर के एक छोटे से हिस्से के अंदर, लेकिन पूरे कश्मीर में शांति थी और ये कश्मीरी पंडित अपने मन मर्जी से तरक्की के रास्ते को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। इनके दिमाग में जो कश्मीरी लोकल लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर, या कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उनके दिमाग में भले ही झूठ भर दिया गया, एक पूरा झूठ भर दिया गया अंडर अ प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ही है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जिस लेवल पर झूठ भरा गया, वहां के लोकल्स अब उस लेवल को मानकर तैयार बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से जैसे ही इनको पुनर्वास की बात की जाती है, जैसे ही उनको क्या नाम है वहां दोबारा बसाने की बात की जाती है, तो साथ में इनको हिंदू डोमिनेंस ओवर इंडिया साफ दिखाई दे रहा है। ये आप माने या ना माने, लेकिन एक
इंडिया के पर्सपेक्टिव में, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में, एक आम आदमी के तरीके से, एक आम आदमी के नजरिए से अगर आप लोग देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि, साफ क्या नजर आएगा, एक आम मुसलमान के तौर पे देखेंगे, भाई एक हिंदू के तौर पर देखेंगे तो वो ये कहेगा पिछले 500 सालों के जो गुलामी थी उससे हमें मुक्ति मिली, हमारे जो तीर्थ स्थल जो थे वो उस समय पर जिन्होंने तोड़े, दबाए, गिराए, सब कुछ किया, वो आज के दिन सही तरीके से जा रहा, उनको दोबारा हमें मिला। लेकिन हिंदू डोमिनेंस को मुस्लिम जो है वो इस तरीके से देखता है, और खासकर इसमें ओवैसी जैसों का सबसे बड़ा रोल है। ओवैसी जैसों का सबसे बड़ा रोल है वो ये कि मुस्लिम्स के अंदर हिंदू डोमिनेंस का एक फियर फैक्टर डेवलप कर दिया है। ये फियर फैक्टर पहले हिंदूज के अंदर था कि भाई मुसलमान जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ताकतवर हैं, मारते हैं, काटते हैं टाइप में। अब एग्जैक्टली यही फियर फैक्टर मुस्लिम्स के दिमाग में भर दिया गया है, मुसलमानों के दिमाग में ये भर दिया कि जितना ज्यादा हिंदू ताकतवर होगा उतना ज्यादा मुस्लिम्स को परेशानी होगी। इस में अयोध्या वर्डिक्ट से लेकर ज्ञानवापी के मामले तक, और अयोध्या वर्डिक्ट से लेकर ज्ञानवापी के मामले तक, और साथ में आप देखेंगे अखलाक से लेकर हर किसी के मामले को, खासकर जिसमें मुस्लिम को पीड़ित दिखाया जाता है, ट्रिपल तलाक से लेकर, बुर्के इशू से लेकर, CAA NRC से लेकर, हर मामले में जहां जहां मुस्लिम को पीड़ित दिखाया जाता है कश्मीर इलाके के अंदर, उस पूरे के पूरे सिस्टम को या उन पूरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर जानबूझकर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि असलियत में ये जो हिंदू है इन्होंने भारत पर एक डोमिनेंस, अपना एक प्रभाव स्थापित कर लिया है, और ये जो डोमिनेंस है, ये जो प्रभाव है, ये इतना ज़्यादा है कि अगर यही हिंदू कश्मीरी पंडित के नाम पर अगर कश्मीर में जाकर सेटल हो जाते हैं तो कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं उनका जीना मुहाल हो जाएगा। ये एक फियर फैक्टर अंडर आ प्रोपेगेंडा कश्मीर की कॉमन मासेस, खासकर कॉमन मुस्लिम्स के अंदर डाल दिया गया है, और ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ असलियत में सबसे पहली बात तो आप सोच कर देखिए, कश्मीरी, मैं यहाँ पर ना तो कश्मीरी मुसलमान का साथ दे रहा, ना कश्मीरी हिंदू का साथ दे रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहां पर पूरे मामले को देखते हैं कश्मीर में, तो इस कश्मीर के अंदर आपको एक तरफ कश्मीरी मुस्लिम दिखाई देगा, दूसरी तरफ कश्मीरी हिंदू दिखाई देगा, और इस कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम जो हजारों सालों से एक साथ रह रहे थे। तो अब यहां अगर देखा जाए तो हिंदू जो है यहां एक तरफ इंडिया और उसकी डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं वो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इसकी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स वो असलियत में चारों तरफ चल रही है कि भाई इधर है हिंदू, कश्मीरी पंडित, उसको अपने देश जाने की इच्छा है क्योंकि अपने भारत के अंदर ही वो रिफ्यूजी की फॉर्म में रह रहा है। वो एक अलग मैटर है कि बहुत से कश्मीरीज जो पढ़े लिखे थे, कैपेबल थे, उन्होंने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, बहुत सारे विदेश भी चले गए। लेकिन जो कामयाब नहीं हो पाए ना विदेश जाने में ना भारत में, और वो कैसे भी करके अभी भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, और उन कहानियों को सुन के बड़े हुए या उन बुरी यादों को लेकर अपने जीवन में रहे जो कि कश्मीरियों के साथ हुई। उनको इंडिया में आने वाली बीजेपी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो रिहैबिलिटेशन करवाएंगे, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, इंडिया की घरेलू परिस्थितियों यानी डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, जिसमें यहाँ पर एक मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर हिंदू डोमिनेंस लगता है,
इसकी वजह से इनमें एक फियर फैक्टर है, डर है। पाकिस्तान असलियत में इसी डोमेस्टिक इश्यूज को प्रोपेगेंडा की फॉर्म में आगे बढ़ाता है और इनके अंदर, मुस्लिम्स के अंदर एक क्रिएट्स फियर अमंग देम, इनके बीच में एक डर पैदा करता है। क्रिएट्स फियर अमंग देम, इनके बीच में एक डर पैदा करता है। अब इसी चीज को आप समझेंगे कि एक तरफ तो डर पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ जो है उम्मीदें ज्यादा हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ये है कि आपको इसे रिहेबिलिटेट करवाना है। अब रिहेबिलिटेट करवाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि 6000 के करीब कश्मीरियों को काश्मीर लोकल जॉब्स जो हैं वो दी गई। अब प्रॉब्लम ये है, आपने उन्हें बैंक में अपॉइंट कर दिया, आपने स्कूल में टीचर अपॉइंट कर दिया, आपने पुलिस में अपॉइंट कर दिया, आपने उसे इंजीनियर बना दिया, उसे वहां पर जो भी छोटी बड़ी जॉब्स सरकार वहां दे सकती है, सरकार वहां पर देना शुरू कर चुकी है। अब प्रॉब्लम इन मुस्लिम्स के बीच में, जो कश्मीर के अंदर हैं, उनके बीच में ये आ चुकी है कि भाई क्या ये लोग हमारे साथ पुराने वाला वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हो रहा था, या ये हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू बर्ताव कर रहे हैं वैसा करेंगे, या एक सस्पिशन वाला माहौल है। ऐसे सस्पिशन वाले माहौल में पाकिस्तान यहाँ के यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उनमें से एक बहुत, जिसे कहते हैं इजी टारगेट की फॉर्म में, उन लोगों को ढूंढा जाता है जो वहां पर सिक्योरिटी ना होने के बाद, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं। अब सरकार की मजबूरी ये भी है कि अगर वहां काम करने वाले एक आम कश्मीरी के साथ एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए या 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएं, हम ये एक बार को प्रैक्टिकली मानकर भी देख लेते हैं कि सरकार हर कश्मीरी के साथ 1 या 2 पुलिस वालों को खड़ा कर रही है। हम ये प्रैक्टिकली मान लेते हैं कि सरकार 1 या 2 पुलिस वालों के साथ खड़ा कर रही है, मतलब हर उसके साथ खड़ा कर रही है। लेकिन अगर आप इसे सोचें तो क्या वो सही होगा? क्योंकि असलियत में सरकार का चैलेंज इस सोसाइटी के बीच में जो सोशल फैब्रिक, जो समाज का जो ताना बाना टूट गया है, उसे दोबारा से बुनने की कोशिश चल रही है। और जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि इन हिंदू मुस्लिम्स के बीच में पुराने वाली जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी या सोशल फैब्रिक था, ग्राउंड लेवल का गांव जैसा सोशल फैब्रिक था, वो बन जाए। अगर वो बन गया तो वहां वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हार होगी। पाकिस्तान को यहां कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान यहां कुछ नहीं करेगा, उसे सिर्फ एक काम करना है कि प्रोपेगेंडा फैलाना है, जितना ज्यादा हो सके। जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला सकेगा उतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाएगा पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान को करना है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ चैलेंज ये है कि ज्यादा से ज्यादा कम लोग, यानी कम से कम कश्मीरी पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा में शामिल हो, और उस प्रोपेगेंडा में शामिल कम से कम हो, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे एक तरीके का सोशल मूवमेंट, जो कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी हिंदूज मिलके चलाएं, इन लोगों के बीच में एक बहुत बढ़िया समावेशन स्थापित करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन और एक, जिसे कहते हैं लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो कामयाब होगा। लेकिन प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी जहर की तरह फैलता है, और पॉजिटिव मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे फैलते हैं, क्योंकि हर एक दिमाग में से सस्पिशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप कश्मीर में मतलब कश्मीरी हिंदुओं की होने वाली हत्या के बारे में आप कभी समझ ही नहीं सकते। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कश्मीर में जो डेथ्स हो रही हैं वो असलियत में आम कश्मीरी का
के ऊपर, आम कश्मीरी मुस्लिम के ऊपर जो दिमाग का इस समय पर दबाव पड़ रहा है उसे समझने के तौर पर देखा जाए तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मामले को समझ पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये पूरा मामला है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।